ये प्रकाश तो लड़के का दिल पक गया भाई, कैमरा चालू कर दिया है। चलिए तो अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पढ़ाना शुरू करूं। तो देखिए, कल बेटा अपन ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम तक बात की थी। अब आज अपन बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। यानी कि एनसीईआरटी में जो रेस्पिरेशन के 5 स्टेप दिए हैं उनके अंदर क्या क्या होना है। तो देखो, सबसे पहले ये अपन ने क्या बनाया, एल्वियोलाई। इसके बाद ये हो गया हमारा हार्ट। हार्ट के अंदर चैम्बर्स कितने होते हैं, 4। सबसे पहले इसका नाम बताओ, ये और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक, 4 चैम्बर्स हो गए। अब उसके बाद यहां पर आ गया आपका टिश्यू। तो ये हमारा टिश्यू है। अब देखिए ये स्टेप होंगे कौन कौन से, 5 स्टेप कौन कौन से हैं। सबसे पहले स्टेप में अगर बात करें तो यहां पर है अपना एटमॉस्फेयर। अब ये जो एटमॉस्फेयर है, यहां से बेटा हमें गैसेस लेकर के कहां आनी है, एल्वियोलाई के पास, और एल्वियोलाई से गैसेस कहां पहुंचानी है, बाहर। यानी कि पहला काम, एटमॉस्फेरिक एयर को आप एल्वियोलाई तक लेकर के आए और एल्वियोलर एयर को कहां पहुंचा दें, एटमॉस्फेयर के पास। एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोलाई तक लाना और फिर इसके बाद गैसेस को वापस से एटमॉस्फेयर तक पहुंचाना, इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। तो इस स्टेप का नाम क्या रहेगा, ब्रीथिंग। तो इस स्टेप को आपने कहा ब्रीथिंग। अब इसके बाद इधर देखिए, जो हमारा ये लेफ्ट एट्रिया है, यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे आएगा, लंग से। ब्लड कहां गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पहुंचा, टिश्यू के पास। अब यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये टिश्यू से कहां पहुंचा, राइट एट्रियम गया, राइट वेंट्रिकल, और यहां से पहुंचा लंग्स के पास। एक बार जरा मुझे ब्लड वेसल्स के नाम आप बताते जाएंगे। सबसे पहले ये जो ब्लड वेसल है, जो लंग्स के पास डीऑक्सी ब्लड लेकर के जा रही है, इसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। जो लेकर के आ रही है कौन है, पल्मोनरी वेन। इधर टिश्यू के पास जो ब्लड पहुंचा रहा है, इसका नाम क्या है, एओर्टा। और इधर जो ब्लड वापस से लेकर के आ रहा है, ये कौन है, वेना केवा। मतलब कि अब अगला स्टेप हुआ कि यहां पर एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन है वो आए ब्लड के पास, और ब्लड से CO2 कहां जानी चाहिए, एल्वियोलाई के पास। यानी कि हमने कहा कि नेक्स्ट स्टेप इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस या एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ये किस किस के बीच हो रहा है, तो हमने देखा बिटवीन एल्वियोलाई और बताओ ऑक्सी ब्लड की डीऑक्सी एंड डीऑक्सी ब्लड। तो जो एक्सचेंज है वो किस किस के बीच में होता है, एल्वियोलाई और डीऑक्सी ब्लड के बीच। फिर यहां पे अगला काम हुआ कि जो गैसेस हैं वो मिली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, इस ब्लड ने हार्ट के पास पहुंचाया, हार्ट ने इसे कहां पहुंचाया, टिश्यू के पास। इधर डीऑक्सी ब्लड वापस से हार्ट के पास आया और हार्ट ने पहुंचाया एल्वियोलाई के पास। यानी कि अगला स्टेप क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। और ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है, ये काम किसका है, तो हमने कहा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ये काम करेगा कौन, ब्लड। तो नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। अब इसके बाद गैसेस कहां पहुंची, टिश्यू के पास।
तो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? टिश्यू को, और CO2 कहां जाएगी? ब्लड के पास। तो यहां पर हमने कहा कि नेक्स्ट वन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय ब्लड, या एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये किस किस के बीच होगा? तो अपन ने कहा कि बिटवीन ऑक्सी ब्लड एंड टिश्यू। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और टिश्यू है, इन दोनों के बीच यहां पर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो अगला एक्सचेंज ऑफ गैसेस बेटा किस किस के बीच हो रहा है? तो हमने कहा कि ये हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू के बीच। और फिर यहां पे लास्ट आ जाता है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब हुआ कि जो ऑक्सीजन मिला, इस ऑक्सीजन को ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में कंज्यूम करेंगे, और रिजल्टेंट फॉर्मेशन किसका होगा? CO2 का। तो यहां पर इस तरीके से अगर मैं देखूं तो इस पूरी कहानी के अंदर स्टेप कितने हुए? 5। पहला स्टेप क्या हुआ? तो पहला अपन ने कहा ब्रीदिंग। स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ बिटवीन एल्वियोलाई एंड डीऑक्सी ब्लड। थर्ड इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। फोर्थ कौन सा हुआ? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू। और फिर स्टेप नंबर 5 आपका क्या हुआ? सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये 5 स्टेप है। इनमें से जो स्टेप नंबर 5 यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। बाकी रिमेनिंग जो 4 हैं, इन 4 के बारे में यहां पर हम बात कर रहे होंगे। ऑब्वियसली इसमें सबसे पहले कौन आएगा? ब्रीदिंग। तो अपने को समझना है ब्रीदिंग कैसे होती है। फिर आप देखिए एक्सचेंज कितनी जगह पे हो रहा है? तो आप समझेंगे एक्सचेंज कैसे होता है, और फिर हम समझेंगे कि ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले अभी अपन शुरू करने वाले हैं ब्रीदिंग के साथ। तो आप इसको लिखें, फिर अपन शुरू करते हैं ब्रीदिंग। एक बार जरा कैमरे में देख के बताओ इस वाले बोर्ड का कितना पार्ट आ रहा है? यहाँ तक खड़े हैं। यहां तक आ रहा है ना? चलो इतना पर्याप्त है। कोई बात नहीं, इतना अपने में काम हो जाएगा। ऐसा तो नहीं तुम लोग ऐसे ही बोल देते हो? चलिए, तो अब अपन ध्यान देंगे ब्रीदिंग के बारे में कि ब्रीदिंग क्या होती है, कैसे होती है। तो ब्रीदिंग में सबसे पहले आप ध्यान दें कि ब्रीदिंग के अंदर करना क्या है। तो यहाँ पे जब अपन छोटे थे तो हमें से, या अभी भी हमें से, जब भी अगर घर में अगर खाली सिरिंज मिल जाती है तो खाली सिरिंज के साथ कई लोगों ने खेला हो, ठीक। जब हम सिरिंज की पिस्टन को पीछे खींचते हैं तो सिरिंज के अंदर वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता है। एयर प्रेशर क्या हो जाता है? कम। जब एयर प्रेशर कम होता है तो बाहर से एयर कहां जाती है? अंदर। वहीं पर जब आप पिस्टन को प्रेस करते हैं तो प्रेस करते ही सिरिंज के अंदर वॉल्यूम क्या हुआ? कम। एयर प्रेशर बढ़ा, और अब ये एयर कहां चली गई? बाहर। यानी कि पहली बात हमें समझ में आती है कि वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशन कैसा होता है? इनवर्स। दूसरी बात हमें समझ में आती है कि अगर आपको कहीं किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर एयर लेकर के आनी है एटमॉस्फेयर से, तो आपको क्या करना होगा? प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करना है। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब हुआ, बाहर आपके एटमॉस्फेयर में प्रेशर तो कांस्टेंट है जो 760 है। अब आपको क्या करना है? किसी स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप प्रेशर को इससे कम कर देंगे तो कम करते ही एटमॉस्फेयर से एयर अंदर आ जाएगी। वहीं पर अगर इसी स्ट्रक्चर में आपने प्रेशर 760 से ज्यादा कर दिया तो यहां से जो गैसेस है वो बाहर कहां चली जाएंगी? एटमॉस्फेयर में। तो हमने यहां पर सबसे पहले देखा कि जो मूवमेंट ऑफ गैसेस है, इट डिपेंड्स ऑन प्रेशर ग्रेडियंट। तो मूवमेंट ऑफ गैस डिपेंड किस पर करता है? प्रेशर ग्रेडियंट पर। यानी कि गैसेस का मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले जोन की तरफ होता है। जब भी अगर आप कहीं भी लो प्रेशर क्रिएट कर देंगे तो गैस लो प्रेशर वाले जोन की तरफ चली जाएगी। दूसरा हमने समझा कि प्रेशर कैन बी चेंज्ड बेस्ड ऑन वॉल्यूम। तो किसके बेसिस पर? वॉल्यूम के बेसिस पर आप यहां पे प्रेशर को चेंज कर सकते हैं।
तो प्रेशर चेंज किस पर किया जा सकता है? वॉल्यूम पर। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन कैसा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अपन पढ़ते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो अपन यहां पे जानते हैं कि प्रेशर जो है वॉल्यूम के हिसाब से चेंज किया जा सकता है। अब आप ध्यान देंगे, हमने जब लंग्स के बारे में बात की तो हमने कहा कि हमारे लंग्स के पास ऐसी कोई भी मसल नहीं पाई जाती है जिससे लंग्स खुद अपना वॉल्यूम या अपना साइज एडजस्ट कर पाए। अरेंजमेंट क्या है कि लंग्स आपके थोरैक्स की वॉल से चिपके हुए हैं। अगर आपने अपने थोरैक्स के वॉल्यूम में चेंज किया तो जो भी चेंज थोरैक्स के वॉल्यूम में होगा, द सेम चेंज विल बी रिफ्लेक्टेड इन लंग्स। जो भी चेंज थोरैक्स के वॉल्यूम में होगा वही चेंज आपका रिफ्लेक्ट कहां होगा? लंग्स में। यानी कि थोरैक्स के अंदर अगर आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, थोरैक्स का वॉल्यूम कम कर दिया तो लंग्स का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। तो यहां पर इस काम को करने के लिए आपको जरूरत होती है ब्रीदिंग मसल्स की। तब ये ब्रीदिंग मसल्स कौन कौन सी होती हैं वो हम जरा देख लेते हैं। जब अपन बेटा बात करते हैं ब्रीदिंग मसल्स के बारे में तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है डायफ्राम का। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? डायफ्राम के बारे में। ये जो डायफ्राम है इसके अंदर पाई जाने वाली मसल्स को बेटा बोलते हैं फ्रेनिक मसल। क्या कहा जाता है? फ्रेनिक मसल। डायफ्राम से रिलेटेड टर्म होता है फ्रेनिक। जैसे कि लिवर से रिलेटेड वर्ड है हिपैटिक, किडनी से रिलेटेड रीनल, ऐसे ही डायफ्राम से रिलेटेड टर्म है फ्रेनिक। तो आपने कहा कि डायफ्राम के अंदर पाई जाने वाली मसल्स को आप नाम क्या देते हैं? फ्रेनिक मसल नाम दिया जाता है। अब ये जो फ्रेनिक मसल है दे आर एक्चुअली रेडियल मसल। ये कैसी होती है बेटा? रेडियल मसल्स होती हैं। अब यहां पर डायफ्राम कहां है और ये रेडियल मसल्स कैसे हैं, इस चीज को अपन अगर समझें तो मान लो ये अपनी हो गई नेक, नेक के बाद फिर इसके बाद ये वाला पार्ट अपना क्या हो गया? यहां पर हमने कहा कि ये जो पार्ट है ये हो गया अपना एब्डोमेन वाला पार्ट। यहां एब्डोमेन वाले पार्ट में क्या रहेगा कि यहां थोरैक्स और एब्डोमेन दोनों के बीच में यहां पर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और इसी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं? डायफ्राम। यानी कि डायफ्राम के ऊपर आपका क्या होता है? थोरैक्स, जिसके बारे में हमने कहा था कि एयर टाइट चैम्बर है। थोरैक्स क्या है? एयर टाइट चैम्बर। और यहीं पर इसके नीचे की तरफ क्या रहेगा? एब्डोमेन। तो एब्डोमेन कहां है? डायफ्राम के नीचे, जबकि थोरैक्स कहां होता है? ऊपर। अब यहां पर अभी तो हमने देखा सामने से डायग्राम, अब एक बार अपन जरा देखते हैं ऊपर से। तो अगर आप ध्यान दें तो यहां पे बेटा रिब्स है ना, इधर रिब्स मौजूद है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है, यानी कि डायफ्राम आपका अटैच किसके साथ है? बोन के साथ। अब यही डायफ्राम को जब हम ऊपर से देखेंगे तो यही डायफ्राम हमको लगभग ऐसी गोल सी स्ट्रक्चर दिखाई देगा। यहां पर जो डायफ्राम है, इस डायफ्राम के अंदर जो मसल्स पाई जाती हैं, ये मसल्स अलोंग द रेडियस अरेंज होती हैं। तो मसल्स कैसे अरेंज है? अलोंग द रेडियस अरेंज है। जब ये मसल अलोंग द रेडियस अरेंज है तो आप इन मसल्स को क्या कहेंगे? रेडियल मसल। क्या कहेंगे? रेडियल मसल। जोर से सांस लो। क्या हम अपनी इच्छा से सांस ले सकते हैं? तो रेडियल जो फ्रेनिक मसल है, वॉलेंटरी की इनवॉलेंटरी? फ्रेनिक मसल कैसी हुई? वॉलेंटरी। तो ये वॉलेंटरी मसल है और कैसी होती है? रेडियल। अब यहां पर क्या होता है कि जो डायफ्राम की मसल है, ये डायफ्राम की मसल जब रिलैक्स होगी, ध्यान देंगे, जब ये रिलैक्स्ड है तो उस टाइम पर जो डायफ्राम है इसका शेप होगा डोम शेप। जब ये मसल रिलैक्स है तब डायफ्राम का शेप कैसा रहेगा? तो मैंने कहा कि डायफ्राम होता है डोम शेप और वहीं पर जब ये मसल कर जाती है कॉन्ट्रैक्ट तो जो डायफ्राम है ये डायफ्राम हो जाता है फ्लैट। जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डायफ्राम कैसा हो गया? फ्लैट हो गया। तो हमने कहा कि डायफ्राम फ्लैट हो जाता है जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और ये डोम शेप होगा जबकि ये मसल कैसी हो? रिलैक्स। सिंपल सी बात। यहां देखो नीचे लिवर है ना, स्टमक है। क्या होगा जब मसल रिलैक्स है यानी कि डायफ्राम का साइज बड़ा है तो लिवर स्टमक ऊपर की तरफ पुश करके रखेगा, तो ये कैसा रहेगा? डोम शेप। अब जब ये डायफ्राम की मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया
तो डायफ्राम की मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने पर जो डायफ्राम है उसने क्या किया, लिवर और स्टमक को कहां धकेला, नीचे। अब ये जो डायफ्राम है इसका अगर हम नया शेप देखें तो डायफ्राम का नया शेप क्या हुआ, ये हो गया। देखो जब डायफ्राम डोम शेप था तब इसका शेप कौन सा था, ब्लू। फिर उसके बाद जब ये फ्लैट हुआ तो कैसा हो गया, ब्लैक वाला हो गया। अब बताओ जब ब्लू वाला था तब थोरेक्स का वॉल्यूम ज्यादा था, या ब्लैक वाला हुआ तब थोरेक्स का वॉल्यूम ज्यादा हुआ, ब्लैक वाला हुआ तो थोरेक्स का वॉल्यूम ज्यादा। जब थोरेक्स का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो थोरेक्स में प्रेशर क्या होगा, कम। प्रेशर क्या हुआ, कम। और प्रेशर हुआ कम तो बाहर से एयर कहां आएगी, अंदर आएगी ना। बाहर से एयर कहां आई, अंदर। मतलब कि आपको रिलेट करना, जब आपको इनहेलेशन करना है यानी कि बाहर से एयर लानी है अंदर, तब डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए कि रिलैक्स। डायफ्राम को क्या करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स। क्या किसी के हिसाब से रिलैक्स करना चाहिए, नहीं ना। तो चलो अपन ने कहा कि जब भी अगर ये डायफ्राम डोम शेप्ड होगा तो उस टाइम पर क्या होगा, जो है थोरेक्स का वॉल्यूम कम है। और वही जब ये फ्लैट हुआ तो थोरेक्स का वॉल्यूम बढ़ा। यानी कि डायफ्राम जब भी अगर फ्लैट होगा तो इसके फ्लैट होते टाइम पर क्या होगा, इनहेलेशन। और वहीं पर हमने कहा जब डायफ्राम डोम शेप्ड होगा तो उस टाइम पर क्या होगा, एक्सेलेशन। यानी कि अगर डायफ्राम की मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है then it will lead to inhalation, और डायफ्राम की मसल ने अगर रिलैक्स किया तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्सेलेशन होगा। अब यहां पहले अपने को डायफ्राम के बारे में समझ में आया। डायफ्राम में हमने क्या कहा, पहले मसल्स का नाम फ्रेनिक, मसल्स के अरेंजमेंट के हिसाब से कैसी है, रेडियल। जब डायफ्राम रिलैक्स होता है तब डोम शेप, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फ्लैट। फ्लैट हुआ तो आपके थोरेक्स का वॉल्यूम बढ़ा, थोरेक्स का वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम हुआ। अब प्रेशर कम हुआ तो क्या होगा, इनहेलेशन। यानी कि बाहर से एयर कहां आएगी, अंदर। डायफ्राम के बाद अब जो दूसरा सेट ऑफ मसल है इसको कहा जाता है इंटरकोस्टल मसल। क्या नाम देते हैं बेटा, इंटरकोस्टल मसल्स कहा जाता है। और ये जो इंटरकोस्टल मसल्स है ये आपकी पाई जाती है बिटवीन रिब्स। इंटरकोस्टल मसल किस किस के बीच में, तो अपन ने कहा रिब्स के बीच में। अब आप कहेंगे कि रिब्स तो बोन है। भाई अगर बोन है तो कोई मसल बोन को कैसे हिला सकती है, वो तो हार्ड स्ट्रक्चर होती है। तो अब आप एज्यूम करना एक बाल्टी है, बाल्टी का हैंडल है, हैंडल दो तरफ जुड़ा है ना, एक साइड को मान लो स्टर्नम और एक साइड क्या हो गया, वर्टिब्रल कॉलम। अब हैंडल अगर मान लो ऐसे करके है तो मैं हैंडल को ऐसे नहीं हिला सकता ना, ऐसे तो घुमा ही सकता हूं। तो यहां पे क्या होगा, रिब्स यहां जुड़ी इधर जुड़ी, रिब ऐसे करके नहीं जाएगी पर ऊपर नीचे तो हो ही सकती है ना। रिब्स क्या होगा, ऊपर नीचे तो हो जाएगी। तो हमने यहां पर कहा कि इनके बीच की मसल्स का नाम है इंटरकोस्टल। और इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं दो तरीके की। पहली होती है जिन्हें कहा जाता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। तो पहले टाइप की मसल्स का नाम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो फर्स्ट सेट ऑफ मसल इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल के लिए अरेंजमेंट वाइज तो कायदे से ये कहा जाता है कि ये ऊपर वाली रिब के डॉर्सल साइड यानी कि अंदर की तरफ होगी, जबकि नीचे वाली रिब के वेंट्रल साइड यानी कि बाहर की तरफ होगी। पर तुम्हें अरेंजमेंट बिल्कुल नहीं याद करना, तुम्हें याद सिर्फ इतना करना है कि एक्सटर्नल मतलब अंदर की बाहर, बाहर ना। तो वो मसल जो कि आपके रिब केज को कहां लेके जाए, बाहर, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। अपनी रिब केज पे हाथ रखो, जोर से सांस लो, सांस ली, रिब सांस नहीं तुमने, लो फिर से। तो क्या हुआ, रिब केज कहां गया, बाहर और ऊपर, बाहर और ऊपर। तो आपने कहा कि रिब केज कहां गया, बाहर और ऊपर की तरफ। तो वो मसल जो कि आपके रिब केज को ले जाए बाहर, उसका नाम क्या हुआ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल।
वो मसल जो कि आपके रिब केज को कहां लेके जाए, बाहर, तो उसका नाम क्या हुआ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। अब जरा ध्यान देना, अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल का अरेंजमेंट आप ध्यान दें तो अभी जैसे मान लो मैं आगे यहां रिब्स पे बात करूं, तो रिब्स पे देखो ये वाली साइड ये डॉर्सल हुई ना, ये वाली साइड क्या हुई, वेंट्रल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल ऐसे लगी है, ये मसल ऐसे करके लगी है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये इसका ओरिजिन है और ये इंसर्शन है। मसल का इमूवेबल पार्ट ओरिजिन कहा जाता है, जबकि जिस पार्ट को मूव कराया जाता है उसे क्या बोलते हैं, इंसर्शन। या जिस पार्ट पे मूवमेंट नहीं होता उसको बोलते हैं ओरिजिन, और जहां मूवमेंट होना है उसको क्या कहते हैं, इंसर्शन। मतलब ये इसे खींचेगा तो ऐसे करके खींचेगा। तो ये जो नीचे वाली रिब है ये कहां आई, ऊपर के नीचे, कहां आई, ऊपर आई ना। तो हमने क्या कहा कि जो रिब केज है वो हमारा किधर मूव किया, ऊपर की तरफ। तो हमने कहा कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जब भी अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इसके कॉन्ट्रैक्ट करने पर जो आपका रिब केज है ये कहा जाएगा, आउटवर्ड और अपवर्ड। तो बाहर गया और किधर की तरफ आया था, ऊपर की तरफ। तो आपने कहा कि ये कहां गया, आउटवर्ड और अपवर्ड। बोलो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल के कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा मूवमेंट होता है, ये बात कितने लोगों को समझ नहीं आई। मूवमेंट कौन सा हुआ रिब केज में, आउटवर्ड और अपवर्ड। यानी कि रिब केज कहां गया, बाहर और ऊपर की तरफ। रिब केज कहां गया, बाहर और ऊपर की तरफ रिब केज गया। वहीं पर जब यही मसल अगर बेटा रिलैक्स करेगी तो इसके रिलैक्स करने पर जो रिब केज है वापस से लौट करके क्या हो जाएगा, नॉर्मल। ये लौट के क्या हुआ, नॉर्मल। कभी बाबा रामदेव को कपालभाति करते देखा है, करिए कपालभाति। रिब केज पे हाथ रखो, जोर से सांस बाहर निकालो। सांस लेनी नहीं है, बाहर निकालनी है। क्या करना है, सांस बाहर निकालनी है, ठीक। कुछ लोग के लग रहा है कोबरा के भाई है कि मतलब सांस लेने में भी इतनी सारी आवाज आ रही है। या कोटा में क्या है कि स्नेक कैचर भी घूमते हैं, मालूम पड़े कि तुम इच्छाधारी ना हो तुमको पकड़ के ले जाए फिर लोग। हाँ, और ध्यान रखना अगर आवाज निकालोगे तो तुम्हारे बगल वाले ही सबसे पहले कंप्लेन करके आएगा कि मेरे बगल में इच्छाधारी नाक बैठा था, ठीक। तो आप देखो, ध्यान देना, ध्यान देंगे रिब केज की पोजीशन देखें। मान लेते हैं रिब केज की ओरिजिनल पोजीशन ये है, इधर बाहर ये नॉर्मल, और ये रिब केज कहां आया, नॉर्मल से जब बाहर गया तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल ने कॉन्ट्रैक्ट किया। ये कब हुआ था, जब हमने गहरी सांस ली थी। फिर जब हमने सांस छोड़ी तो रिब केज लौट के यहां गया। अब यही जब हमने जोर से सांस बाहर निकाली तो रिब केज कहां गया, नॉर्मल से और अंदर। अब कॉन्ट्रैक्ट किसने किया, इंटरनल इंटरकोस्टल ने। तो रिब केज कहां गया, और अंदर। इंटरनल इंटरकोस्टल जब रिलैक्स करेगी तो रिब केज लौट करके अपना नॉर्मल। मतलब ये रिब केज की नॉर्मल पोजीशन यहां गया। बताओ किसने कॉन्ट्रैक्ट किया, एक्सटर्नल ने। यहां आया तो क्या हुआ, एक्सटर्नल ने रिलैक्स किया। यहां गया, इंटरनल ने कॉन्ट्रैक्ट किया। यहां आया, क्या हुआ, इंटरनल ने रिलैक्स किया। तो हमने कहा कि जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है ये दूसरे टाइप की आपकी मसल हो जाती है, जिनको आप बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल। इंटरनल इंटरकोस्टल जब अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इसके कॉन्ट्रैक्ट करने पर जो रिब केज है, ये रिब केज और ज्यादा अंदर और नीचे जाएगा। रिब केज क्या होगा, और ज्यादा अंदर और नीचे गया। वहीं पर जब इसने रिलैक्स किया तो यही जो आपका रिब केज है ये लौट करके कहा गया, नॉर्मल पोजीशन पर। अब ध्यान दें, अगर किसी क्वेश्चन में स्पेसिफाइड न किया हो कि हम एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं या इंटरनल की बात कर रहे हैं, तो आप बाय डिफॉल्ट ये मान के चलें
कि क्वेश्चन बात कर रहा होगा एक्सटर्नल के बारे में। एनसीईआरटी में भी कहीं पर अगर केवल इंटरकोस्टल लिखा है तो इसका मतलब है कि फिर आप बात किसकी कर रहे हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल की, क्योंकि नॉर्मल ब्रीदिंग में आपके काम यही आती है। फिर यहां पर इंटरकोस्टल के बाद एक और सेट ऑफ मसल आता है जिसको अपन नाम देते हैं एब्डोमिनल मसल। तो आप देखिए थर्ड मसल आती है जिसको नाम क्या देते हैं, एब्डोमिनल मसल। तो अपन ने कहा तीसरे टाइप की मसल जो है, एक मिनट बेटा लिखा नहीं अभी, एब्डोमिनल मसल। चलिए अभी इस बात समझ लेते हैं। अब यहां पहली बात ध्यान देना है, एब्डोमिनल मसल का मतलब मेरा स्टमक की मसल्स नहीं। एब्डोमिनल मसल डजंट स्टैंड फॉर स्टमक मसल। एब्डोमिनल मसल का मतलब है कि एब्डोमेन की वॉल के अंदर मौजूद मसल्स, इनको अपन क्या कहते हैं, एब्डोमिनल मसल। अब यहां देखो, ये हो गया वर्टिबल कॉलम, ये क्या हुआ, वर्टिबल कॉलम। इधर की तरफ ये क्या हो गया, एब्डोमेन। ठीक, अब यहां पे हमने कहा कि जब एब्डोमेन की मसल रिलैक्स होगी तब इनकी पोजीशन ये है। इसके अंदर बेटा इतनी जगह में क्या भरा होगा, विसरल ऑर्गन। यहां क्या है, लिवर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, किडनी है, स्प्लीन है, सारी कहानी तो इसके अंदर ही भरी हुई है। अब यहां पे क्या हुआ कि एब्डोमिनल मसल ने किया कॉन्ट्रैक्ट। जब एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो अब एब्डोमिनल मसल की नई पोजीशन क्या हो जाएगी, ये एब्डोमिनल मसल की नई पोजीशन क्या हुआ, ये हुई। यानी कि विसरल ऑर्गन के लिए जगह क्या हो गई, कम। जब अगर जगह कम हुई तो विसरल ऑर्गन क्या होगा, और ज्यादा ऊपर की तरफ फैलेंगे। जब ये ऊपर की तरफ फैलेंगे तो ये डायफ्राम को और ज्यादा डोम शेप बना देंगे। जो डायफ्राम है उसको और ज्यादा डोम शेप बनाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि एब्डोमिनल मसल जब भी अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अगर एब्डोमिनल मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसके कॉन्ट्रैक्ट करने पर जो वॉल ऑफ एब्डोमेन है ये किधर की तरफ गया, अंदर। तो वॉल ऑफ एब्डोमेन इनवर्ड, तो ये अंदर की तरफ गया। अब जो विसरल ऑर्गन है, ये विसरल ऑर्गन पुश करेंगे किसे, डायफ्राम को। तो इन्होंने पुश किसे किया बेटा, डायफ्राम को पुश किया। जब डायफ्राम को पुश किया तो अब इसकी वजह से क्या होगा, एक्सेलेशन होगा। डायफ्राम को अगर पुश किया तो डायफ्राम और ज्यादा डोम शेप, रिजल्टेंट यहां क्या हो जाएगा, एक्सेलेशन। तो यानी कि एब्डोमिनल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो इसके कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या हो जाएगा, एक्सेलेशन होगा। तो यहां पर हमने कहा कि तीन तरीके की मसल्स काम करती हैं। पहली काम करती है डायफ्राम मसल, दूसरा काम कौन कर रहा था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और इंटरनल इंटरकोस्टल, और तीसरा यहां रोल कौन प्ले करता है, एब्डोमिनल मसल। इनमें से जो डायफ्राम है इसको हम बोलते हैं कि प्राइमरी मसल ऑफ ब्रीदिंग है। डायफ्राम को क्या कहा जाता है, प्राइमरी मसल कहते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी तरीके का ब्रीदिंग मूवमेंट ये बिना डायफ्राम के मूवमेंट के पॉसिबल नहीं है। ये हो सकता है कि हम अपने इंटरकोस्टल्स को कॉन्ट्रैक्ट ना कराएं, पर वहीं डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट न करे ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए डायफ्राम को हम क्या बोलते हैं कि प्राइमरी मसल ऑफ ब्रीदिंग है। फटाफट से लिख के कंप्लीट करो, फिर आगे बात करते हैं। एक्सेलेशन नॉर्मल नहीं, जब बेटा फोर्सफुल एक्सेलेशन करेंगे ना तब एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब एक बार बताइए कैसे काम करेगा। एब्डोमिनल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये फोर्सफुल एक्सेलेशन कराती है। कपालभाति करते हो, कपालभाति नहीं तुम्हें आता है, तुमको भी नहीं आता, तुमको आता है। कपालभाति एक तरीके का प्राणायाम होता है जिसमें हम पेट को अंदर लेके जाते हैं। ठीक, हम जितना ज्यादा पेट अंदर की तरफ लेके जाएंगे उतना ज्यादा एक्सेलेशन होगा। भाई एक सिंपल सी बात है, पेट हम जितना ज्यादा अंदर लेके गए तो उसकी वजह से क्या होगा, विसरल ऑर्गन उतने अंदर पुश हुई, ये डायफ्राम को उतना ऊपर पुश करेंगे। डायफ्राम जितना ज्यादा डोम शेप हुआ उतना ज्यादा एक्सेलेशन होगा। डायफ्राम फ्लैट था तभी तो इनहेलेशन हो रहा था, तो डायफ्राम जितना ज्यादा डोम शेप होगा उतना ज्यादा एक्सेलेशन नहीं होगा।
तो फोर्सफुल एक्सेलेरेशन में मदद कौन करता है? आपका एब्डोमिनल मसल मदद करती है। वो अपन अलग से बात करेंगे, वो एक अलग केस है ना, नॉर्मल केस नहीं है। इधर ये बोर्ड वाला लिखा, हाँ बेटा, इंटरनल इंटरकोस्टल्स के बाद लिखा, कॉन्ट्रैक्ट जब करेगा तो रिब केज इनवर्ड और डाउनवर्ड जाएगा। हाँ, आगे बात करें। एब्डोमिनल मसल बना ना, उसमें ये कहा कि मान ले जैसे एब्डोमिनल मसल, ठीक, मान ले मेरे जैसा आदमी जिसका पेट निकला हुआ है, ठीक, तो अब क्या है, ध्यान देना। अपन ने कहा कि जब तक अगर एब्डोमेन रिलैक्स्ड है तब तक एब्डोमिनल ऑर्गन इतनी जगह ले रहे हैं, ठीक। रिजल्टेंट क्या है कि अब देखो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस पे जगह ज्यादा है, ज्यादा कवर किया। अब वही मान ले मेरे को फोटो खिंचाना हो, ठीक, तो अब क्या साथ अंदर खींचो, ठीक, पेट एकदम सीधे। तो अब क्या हुआ
कि अपन ने क्या किया कि एब्डोमेन कहां किया, अंदर की तरफ। उसके लिए एब्डोमिनल मसल को क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई विसरल ऑर्गन की जितनी जगह है वो तो कवर करेगा। जब अगर कवर करेगा तो विसरल ऑर्गन किधर एक्सपेंड करेगा। अगर आपने डॉर्सोवेंट्रल कम कर दिया तो ये एंटेरोपोस्टीरियर एक्सिस पे फैलेगा। रिजल्टेंट क्या होगा, ऊपर जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम मान लिया अभी ऐसे है, तो इस डायफ्राम को क्या करेगा, और ज्यादा डोम शेप। डायफ्राम और ज्यादा डोम शेप हुआ तो थोरेक्स का वॉल्यूम घटा। जब थोरेक्स का वॉल्यूम घटा तो क्या होगा, एक्सेलेशन होगा ना। आगे बढ़े। तो ध्यान दें, हमारे अंदर जो ब्रीदिंग है वो दो तरीके की होती है। पहली तो होती है क्वाइट ब्रीदिंग। पहली को क्या बोलते हैं, क्वाइट ब्रीदिंग। इसको हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं, क्योंकि क्वाइट ब्रीदिंग में ज्यादातर जो मूवमेंट है वो कहां हो रहा होता है, एब्डोमेन में। हालांकि आप जो क्वाइट ब्रीदिंग को एब्डोमिनल ब्रीदिंग कह रहे हैं तो आप इस एब्डोमिनल टर्म को एब्डोमिनल मसल के साथ ले जाकर के कोरिलेट नहीं करेंगे। एब्डोमिनल मसल एक अलग बात है और एब्डोमिनल ब्रीदिंग एक अलग बात है। तो अभी तुम्हारे अंदर जो ब्रीदिंग हो रही है उसको नाम क्या देते हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग नाम देते हैं। यहां पर मैंने डायग्राम दिया है लेटरल साइड से। किधर से दिया, लेटरल, यानी कि ऐसे करके। पीछे क्या आएगा, ये आ गया वर्टिकल कॉलम, क्या आ गया रिब्स, और ये क्या हो गया, डायफ्राम। ये हमारे अंदर एकदम रिलैक्स्ड कंडीशन है। यहां से सबसे पहले अगर आप इसे और इसे देखते हैं तो यहां डायफ्राम कैसा था, डोम शेप। यहां कैसा हुआ, फ्लैट। तो बताओ डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट किया ना। सब लोग इस बात से सहमत है डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो हमने कहा कि यहां पर डायफ्राम ने क्या किया बेटा, कॉन्ट्रैक्ट किया। जब डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो रिजल्टेंट डायफ्राम किधर की तरफ आया, नीचे। डायफ्राम किधर आया, नीचे। यहां पर ऊपर आपकी गर्दन है, नीचे एब्डोमेन है। जब ये जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ये वॉल्यूम चेंज कौन से एक्सिस के अंदर हुआ, तो एंटेरो पोस्टीरियर। कौन से एक्सिस पर हुआ, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। तो हमने कहा कि वॉल्यूम यहां पर चेंज हुआ, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस पर ये वॉल्यूम चेंज हुआ। तो हमने कहा कि एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस पर ये वॉल्यूम चेंज हमको यहां पर दिखाई दिया। यानी कि जिस डायफ्राम की पहले पोजीशन थी ये, अब वही डायफ्राम क्या हुआ, नीचे की तरफ गया। और क्योंकि लंग्स का सरफेस इससे चिपका हुआ था तो ये भी कहां चला गया, नीचे। यानी कि वॉल्यूम कौन से एक्सिस में बढ़ा, एंटेरो पोस्टीरियर। फिर इसके बाद आपने कहा कि ईआईसीएम का नंबर आता है। मैंने कहा था जब तक कुछ क्लियर ना हो तब तक हम हमेशा इसे क्या मानेंगे, ईआईसीएम मानेंगे। ये जो ईआईसीएम है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो लिफ्ट के कहां जाता है, आउटवर्ड एंड अपवर्ड। यानी कि इस डायग्राम को देखो और इसको देखो, बताओ ईआईसीएम में कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन हुआ या रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन हुआ ना।
तो हमने कहा कि यहां पर EIC ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। जब EIC ने कॉन्ट्रैक्शन किया तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो मूवमेंट हुआ, ये मूवमेंट आपको इस वाले एक्सिस पर दिखाई दिया। यहां पर इधर वर्टिकल कॉलम, इधर स्टर्नम, ये साइड डॉर्सल, ये साइड वेंट्रल, यानी कि जो वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ वो कौन से एक्सिस पर हुआ, तो अपन क्या कहेंगे, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पर। तो हमने कहा कि अब जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ये वॉल्यूम कौन से एक्सिस पर बढ़ा बेटा, डॉर्सो वेंट्रल। क्योंकि देखिए पहले जो पोजीशन थी, पहले की पोजीशन कुछ ऐसी थी, अब नई पोजीशन वो हो गई, यानी कि जो वॉल्यूम बढ़ा वो कौन से एक्सिस पर बढ़ा, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पर बढ़ा। अब यहां पर मान लो यहां पे लंग्स का वॉल्यूम है V, यहां है V1, तो V ज्यादा कि V1 ज्यादा, यहां V1 और यहां V2, तो V1 ज्यादा कि V2, यहां प्रेशर है P, यहां प्रेशर है P2, तो P ज्यादा कि P2, P ज्यादा है, यानी कि P2 क्या हो गया, कम। जैसे ही P2 कम हुआ तो बाहर से एयर कहां जाएगी, अंदर, तो बाहर से एयर कहां आई, अंदर। यानी कि आपने देखा कि जो नॉर्मल इनहेलेशन है उसके अंदर डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, डायफ्राम फ्लैट होता है, वॉल्यूम चेंज आता है एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस पर, EICM कॉन्ट्रैक्ट करता है, यहां पर जो रिबकेज है वो आउटवर्ड और अपवर्ड जाता है, और वॉल्यूम चेंज कहां होता है, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस पर। यानी कि दोनों प्रोसेस के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। जब अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो नॉर्मल इनहेलेशन को हम बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। क्या कहा जाएगा, एक्टिव प्रोसेस। तो जब भी तुमसे कहा जाएगा कि नॉर्मल इनहेलेशन में डायफ्राम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट, इसकी वजह से डायफ्राम डोम शेप से कैसा होता है, फ्लैट। EICM में कॉन्ट्रैक्शन, रिबकेज कहा जाता है बाहर, दोनों चीजों की वजह से लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर कम होता है, और बाहर से एयर आती है अंदर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए, अगर आपको नॉर्मल इनहेलेशन समझ में आता है तो एक्सहेलेशन तो एकदम आसान काम है। पहले इनहेलेशन पूरा कर दो, फिर देखो इसी डायग्राम में बनाते हैं एक्सहेलेशन। एक बार और, एक्टिव प्रोसेस इसलिए कहा क्योंकि यहां पे दोनों ही जगह पे मसल ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन। जहां मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हम उसे एक्टिव कहेंगे, और अगर मसल ने रिलैक्सेशन किया तो हम इसे पैसिव कहेंगे। और ध्यान देंगे यहां पे एटीपी कंजप्शन के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं सिंपली जो एक्टिव और पैसिव कह रहा हूं, या जो एनसीईआरटी कहती है एक्टिव और पैसिव, वो सिर्फ इस बेसिस पर डिफाइन करती है कि कहां मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ और कहां पे मसल कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। अदरवाइज जब हम मसल्स पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन भी एक्टिव होता है और मसल रिलैक्सेशन भी एक्टिव प्रोसेस है, दोनों ही प्रोसेस एक्टिव होती हैं। कितना बन गया? पहले डायफ्राम था ऐसे, ठीक, अब हुआ ऐसे। जब अगर ऐसे से ऐसे हुआ तो देख, पहले डायफ्राम था ऐसे, अब ऐसे हुआ, तो थोरैक्स का वॉल्यूम बढ़ा। किसके लिए? अलग अलग ऑर्गन्स के लिए जगह कम हुई, वो ऑर्गन्स नीचे की तरफ थोड़े प्रेस कर देंगे ना, तभी तो एब्डोमेन थोड़ा सा बाहर की तरफ जाएगा। अपने पेट पे हाथ रख, सांस लेते टाइम पेट अंदर बाहर होता है कि नहीं? क्यों हो रहा है? इसीलिए तो हो रहा है ना, क्योंकि ऑर्गन को आप ऊपर से जगह कम दे रहे हो, तो वो क्या होगा, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस पे बाहर जाएगा। तभी तो इसका एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहा जाता है, क्योंकि यहां जो प्रोमिनेंट मूवमेंट है वो एब्डोमेन के अंदर होता है, थोरैक्स में नहीं होता। हाँ, एक्टिव और पैसिव केवल बता रहे हैं कि यहां मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या रिलैक्सेशन हो रहा है। हाँ, जब रिलैक्सेशन होगा तब हम बोलेंगे कि पैसिव प्रोसेस है। एक बार इसे लिखें, फिर हम यही के यही समझ लेते हैं कि एक्सेलेरेशन कैसे होता है। आगे बढ़ेंगे। देखो, फिजियोलॉजी इस मामले में बढ़िया चीज है कि एक तो ये अकेली जो चीज है ये आपके आगे काम आने वाली है। बाकी इसके अलावा जितनी भी एनाटॉमी है, मॉर्फोलॉजी है,
सब ये इधर ही रह जाएगा, कुछ काम नहीं आता। या तो ये काम आएगा या फिर आपका जो है थोड़ी बहुत केमिस्ट्री काम आती है, जब आप बायोकेमिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे तब। तो इसको अगर आप पढ़ते हैं, और दूसरा इसमें क्या है कि अगर आपने अपनी समझ, अपने बेसिक कंसेप्ट आपने डेवलप कर दिए, तो आपको यहाँ एनसीईआरटी बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। और एनसीईआरटी रटने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एनसीईआरटी को समझ के पढ़ें। क्योंकि इसी साल वाला एग्जाम्पल जो इंसेमिनेशन वाला क्वेश्चन था ना, उसमें अगर आप देखो तो एनसीईआरटी की लाइन के हिसाब से नहीं था, और क्वेश्चन भी था कि मतलब दो और स्टेटमेंट दिए हैं, दो में से कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, आपके पास कोई बहुत ज्यादा विकल्प भी नहीं। फिर भी एनसीईआरटी के एग्जैक्टली अकॉर्डेंस में न होने के बावजूद उसको करेक्ट माना गया था। क्योंकि आपके लिए जो नीट आपसे कहता है वो ये है कि आपको सब्जेक्ट समझ में आना चाहिए, रटना नहीं है आपको। आप रटो मत, आप समझो। स्पेशली अगर जूलॉजी पार्ट में बात करें तो कितनी जगह होता है कि आपसे क्वेश्चन में डेटा पूछा जाता है, या डेटा केवल उतना ही आता है जितना एनसीईआरटी में है, आपसे साइंटिस्ट नहीं पूछे जाते हैं। आपको लाइन्स की बजाय आपको उसे समझने पे ध्यान देना है कि कहानी कहना क्या चाहती है। अगर कहानी अपने को याद है कि कहानी ये है, तो फिर तो बस आपको रटना जो होता है कहानी के मुख्य जो है मैं कहूँ कि जो एक्टर्स वगैरह उनको याद करना होता है कि भाई ठीक है, राजा का नाम ये था, रानी का नाम ये था, ये राजकुमार था, ये उसका सेनापति था, बस। बाकी कहानी अपने को क्रूड पता होना चाहिए कि कहानी चल कैसे रही। तो यहाँ पे देखिए, अब अगर मैं बात करता हूं एक्सेलेरेशन, तो जैसे एक राजा दूसरे राज्य में गया था ऐसे लौट के भी आएगा, रास्ता दूसरा तो है नहीं, लौट के भी ऐसे ही आना है। जब लौट के ऐसे आना है तो अब देखिए, नॉर्मल इनहेलेशन की बजाय हम पहले इस प्रोसेस को नाम दे देंगे एक्सेलेरेशन। तो पहला क्या काम करो, पहले में जा रहे थे, अब दूसरे में क्या हो रहा है, लौट के आ रहे हैं। जब लौट के आ रहे हैं तो अब इसे नाम क्या दे दो, एक्सेलेरेशन, है ना। यहां पे क्या हुआ, अपने घर से दूर गए, वहां लौट के आना है। जब लौट के आना है तो इसको आपने क्या कहा, एक्टिव, उसको आप क्या बोल देंगे, पैसिव प्रोसेस। तो जो अगली प्रोसेस आपकी होगी, इसको आपने कहा कि ये वाली प्रोसेस क्या है, पैसिव। अब देखिए पैसिव प्रोसेस क्यों है, तो हम यहां तक आए थे ना, यहां तक आने के बाद अब देखिए यहां से जब हमें वापस जाना है तो हम सबसे पहले तो क्या करें, यहां से एयर को गायब करो, ठीक, कि एयर का मूवमेंट कहां होना है वो हम बाद में देखेंगे। इधर पर जो एरो बाहर की तरफ जा रहे थे, ये बाहर जा रहे एरो को कहां ले आते हैं, अंदर, यानी कि इसे कहां ले आओ, अंदर की तरफ। जो वॉल्यूम चेंज है वो तो उसी एक्सिस में रहेगा, वॉल्यूम चेंज उसी एक्सिस में होगा। पर ये वॉल्यूम चेंज होगा कब, तो वॉल्यूम चेंज तब होगा जब आप बजाय कॉन्ट्रैक्शन के क्या करेंगे, रिलैक्सेशन करेंगे। तो अब आपको यहां EICM को क्या करा देना है, रिलैक्स कराना है। तो हमने कहा कि EICM रिलैक्स करेगी। जब EICM रिलैक्स करेगी तो अब एरो की डायरेक्शन भी तो आपकी अपोजिट हो जाएगी ना, यानी कि EICM ने क्या किया, रिलैक्स। देखो यहां तक जो एक्सपेंड किया था, अब ये लौट करके यहां आ गया। यानी कि अब यहां देखते हैं, इधर क्या होगा कि अब डायफ्राम को क्या करना है, रिलैक्स। अब कॉन्ट्रैक्ट की बजाय डायफ्राम को क्या करना है, रिलैक्स करना है। जब डायफ्राम को रिलैक्स करना है तो एरो की बजाय इधर बनाने के, अब एरो को अपन कहां बना देंगे, अपोजिट। एरो को बनाया अपोजिट, और इधर जो आपके पास एरो थे, इन एरोस को भी हम क्या करेंगे, आप किधर बना देंगे, ऊपर की तरफ। तो हमने कहा कि ये कहां गया, ऊपर। यानी कि अब जो डायफ्राम है उसमें मूवमेंट कहां होगा, ऊपर की तरफ। लौट करके कंडीशन क्या गई, वॉल्यूम कौन से एक्सिस में चेंज हुआ, एंटेरो पोस्टीरियर। यहां वॉल्यूम कौन से एक्सिस पर चेंज हुआ था, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस पर। यहां जब ये कंडीशन आएगी तो अगर मैं पूरी कहानी को अगर सम अप करूं तो पूरी कहानी मेरी ये बनी कि यहां पर डायफ्राम किधर गया, ऊपर, और वहीं पर EICM किधर आया, अंदर। वॉल्यूम क्या हुआ, कम। प्रेशर क्या हुआ, बढ़ा, और प्रेशर बढ़ा तो एयर कहां, बाहर। तो जो एयर अंदर आई थी उतनी ही एयर कहां चली गई, बाहर। मतलब कि अगर मुझे इनहेलेशन याद है तो क्या मुझे एक्सेलेरेशन याद करने की जरूरत रह जाती है, तो आपको एक्सेलेरेशन में कुछ भी याद करने की जरूरत है ही नहीं अगर आपको इनहेलेशन याद है। तो ध्यान देंगे
एक्सेलेशन में हमने देखा दोनों मसल ने क्या किया, रिलैक्स, तो प्रोसेस कैसी हो गई, पैसिव। वहां दोनों कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट, तो प्रोसेस कैसी थी, एक्टिव प्रोसेस थी। फटाफट इसके बारे में लिखो, फिर बात करते हैं फोर्सफुल ब्रीदिंग। कहां लिखा, ठीक है, एक्सेलेरेशन भी लिखी नहीं, बैठ के क्या करोगे, पता तो चले तुम लोग बैठ के करते क्या हो, जरा कॉपी का पन्ना पलटो और पलटो, इससे पीछे कहां थे तुम, पक्का लिखे हो, अच्छा तो किसी का कॉपी में लिखो, लिखो तो सही। देख दिखाओ कॉपी कर, पकड़ गया, इसके बाद से गायब। अच्छा टेस्ट में कितने नंबर आ रहे, ले एब्सेंट होके भी कम आए, तो तुम एब्सेंट होके क्या कर लिए, हम तो सोचे कि मतलब 780 तो आएगी करके, भाई अगर 780 से कम है तो फिर एब्सेंट होना, फिर तो व्यर्थ बेकार काम। हाँ कम से कम 780 तो होनी चाहिए। नॉर्मल आदमी के लिए 720 का पेपर होता है, एब्सेंट होने के वाले के लिए 820 का पेपर। तो तुम समझे नहीं, वो हर सब्जेक्ट के, हर एक सब्जेक्ट के पूरे 50-50 करके आएगा, तो 200 चौके कितने हुए, 800 ना, तो 800 में 780 नहीं आ सकते, क्या बात करते हैं। देखिए एक तो अगर अपन अपनी नेक से एब्डोमेन की तरफ बात करते हैं तो इस वाले एक्सिस को बोलते हैं एंटेरो पोस्टीरियर, ठीक, ये साइड अपनी डॉर्सल, ये वेंट्रल। अगर आप इस एक्सिस पे बात करें, एक्सिस मतलब होता है लाइन, तो इस वाले एक्सिस को अपन क्या बोलते हैं, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस कहा जाता है। तो दो एक्सिस होते हैं, एंटेरो पोस्टीरियर और डॉर्सो वेंट्रल। आगे बढ़े, अभी भी नहीं लिखा,
तो देखिए, अब हम बेटा बात करते हैं जरा फोर्सफुल ब्रीदिंग के बारे में। ये जो फोर्सफुल ब्रीदिंग है, इसी चीज को नाम दिया जाता है, क्या हम इसी को कहते हैं थोरैसिक ब्रीदिंग। ध्यान दो बेटा, बात नहीं करनी है। अपन ने कहा फोर्सफुल ब्रीदिंग का ही दूसरा नाम क्या है? थोरैसिक ब्रीदिंग। तो हमने कहा था कि नॉर्मल ब्रीदिंग को क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल ब्रीदिंग, और फोर्सफुल ब्रीदिंग को हम क्या कहेंगे? थोरैसिक ब्रीदिंग। अब फोर्सफुल ब्रीदिंग के अंदर देखिए दो काम होते हैं। पहला तो काम होता है फोर्सफुल इनहेलेशन। पहला काम क्या होगा? फोर्सफुल इनहेलेशन होना है, और वहीं पर दूसरा काम यहां पर किया जाना है फोर्सफुल एक्सहेलेशन। तो दो काम आपको करने हैं, फोर्सफुल इनहेलेशन और फोर्सफुल एक्सहेलेशन। तो अब ध्यान दीजिए, फोर्सफुल इनहेलेशन की जब आप बात करते हैं तो यहां पर एक तो फ्रेनिक मसल है। पहला काम कौन आएगा? फ्रेनिक मसल। ये जो फ्रेनिक मसल्स हैं, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, और दूसरा जो EICM है, इसके अंदर भी क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। तो आपने कहा फ्रेनिक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और EICM भी क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्शन करेगी। यहां पर जो कॉन्ट्रैक्शन है, यह अपन कहते हैं कि यहां का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो कहीं ज्यादा फोर्सफुल होगा, कहीं ज्यादा फोर्सफुल, और दूसरी बात हम कहते हैं कि प्रोलॉन्ग होता है, लंबे टाइम के लिए। जरा जोर से सांस लो गहरी। तो अब क्या हुआ? हमने EICM को और डायफ्राम की मसल्स को नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पे के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट कराया। जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे डायफ्राम उतना ज्यादा फ्लैट, EICM की वजह से रिबकेज उतना ही ज्यादा बाहर, वॉल्यूम उतना ही ज्यादा बढ़ा, प्रेशर उतना ही ज्यादा नेगेटिव, नेगेटिव होने की वजह से उतनी ज्यादा एयर अंदर। तो यहां पर ये जो प्रोसेस है, इसको आप क्या कहेंगे? एक्टिव प्रोसेस है। ये कैसा हो गया? एक्टिव। वहीं पर जो फोर्सफुल एक्सेलेरेशन है, इसके अंदर क्या हुआ? यहां पर जो फ्रेनिक मसल है, ये क्या करेंगे बेटा? रिलैक्स। तो अब इस टाइम पर फ्रेनिक मसल ने क्या किया? रिलैक्स किया। EICM भी क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। फिर हमने कहा कि इस टाइम पर IICM क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट। IICM क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसके कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से रिब केज और भी ज्यादा अंदर की तरफ जाएगा, और यहीं पर जो एब्डोमिनल मसल है, ये एब्डोमिनल मसल भी क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। और इनके कॉन्ट्रैक्ट करने से रिब केज और भी ज्यादा, जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, ये पुश होंगे टुवर्ड डॉर्सल एक्सिस, रिजल्टेंट ये डायफ्राम की तरफ पुश होंगे, डायफ्राम और ज्यादा डोम शेप होगा। तो अब यहां पर आप मुझे बताएं कि ये जो प्रोसेस है, इसको क्या कहा जाए? एक्टिव या पैसिव? आधी पैसिव आधी एक्टिव, है ना? तो हम यहां पर इसको मानते हैं कि ये एक्टिव प्रोसेस है। ये भी क्या है? एक्टिव प्रोसेस। यानी कि फोर्सफुल एक्सेलेरेशन और फोर्सफुल इनहेलेशन बोथ आर एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि दोनों में मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। वहीं पर नॉर्मल इनहेलेशन एक्टिव है, जबकि नॉर्मल एक्सेलेरेशन कैसी होती है? पैसिव प्रोसेस होती है। तो आपने को मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वाली बात समझ में आई। सबसे पहले क्या करना है? प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करना है। क्रिएट कैसे करेंगे? वॉल्यूम चेंज करके। लंग्स के वॉल्यूम, लंग्स के अंदर मसल्स होती नहीं है, तो हम वॉल्यूम चेंज किसका करेंगे? थोरैक्स का। चेंज करने वाली मसल में मेनली एक तो डायफ्राम की मसल, दूसरा इंटरकोस्टल। डायफ्राम मसल और इंटरकोस्टल रिलैक्स करेंगे तो इनहेलेशन। यहां पर इनहेलेशन के टाइम पर थोरैक्स का वॉल्यूम ज्यादा, प्रेशर कम, एयर बाहर से आई अंदर की तरफ। अब यहां पर जब अपने को मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझ में आ जाता है, तो अब हमें यहां बात कर लेनी चाहिए लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज के बारे में। तो एक बार इतना लिखते हैं, फिर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज की।
तुम लिखो बेटा। तुम लिखे रहो बेटा, अपनी चिंता करो तुम पहले। लिखो लिखो फटाफट। देखिए, जब भी बात आती है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज को मेजर करने के बारे में, तो आप रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज को मेजर करने के लिए जिस एपरेटस को यूज करते हैं उसे क्या कहा जाता है? स्पाइरोमीटर। क्या बोलते हैं बेटा? स्पाइरोमीटर कहा जाता है। जब भी हमें लंग्स के फंक्शन टेस्ट करने होते हैं कि लंग्स अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, तो हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं स्पाइरोमीट्री कराने के लिए। स्पाइरोमीटर है क्या? तो इसके अंदर एक ऑक्सीजन मास्क होता है, जैसे ऑक्सीजन मास्क है वैसा एक मास्क होगा। ये एक ट्यूब से कनेक्टेड है। ट्यूब आगे एक फ्लो मीटर के साथ कनेक्टेड होती है, जो कि एयर का वॉल्यूम को मेजर करेगा। और ये जो फ्लो मीटर है, इसकी जो भी रीडिंग आती है उसको हम एक ग्राफ पेपर पे देते हैं, तो उसी को कहा जाता है स्पाइरोमीट्री। अब मान लेते हैं कि आप गए स्पाइरोमीट्री कराने के लिए, तो कैसे होती है, क्या क्या चीजें हैं, और क्योंकि एनसीईआरटी ने इसके बारे में प्लेन थ्योरी ही थ्योरी लिखी है, तो उस थ्योरी को आसानी से याद कैसे करें उस तरीके के बारे में अपन बात करेंगे। तो आप अगले पेज पे आ जाओ। यहां पे आगे बढ़े, ध्यान दीजिए। जब हम स्पाइरोमेट्री करते हैं, तो स्पाइरोमेट्री के लिए अभी अपन ये मान लेते हैं कि हमारा जो पूरा बोर्ड है ये ग्राफ पेपर है। अब इस ग्राफ पेपर पे मैं कुछ एक लाइंस बनाने वाला हूं। इन लाइंस को अगर आप देखें तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे, यहां पर मैंने कहा कि इस पूरे ग्राफ पेपर पे हम जितना नीचे आएंगे लंग्स के अंदर एयर का वॉल्यूम उतना ही कम हो रहा है, और हम जितना ऊपर जाएंगे लंग्स के अंदर एयर का वॉल्यूम उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो मैंने यहां पर सबसे पहले एक लाइन बनाई, और ये जो लाइन है, ये लाइन आपकी रिप्रेजेंट कर रही है हमारे लंग्स में वॉल्यूम ऑफ एयर तब जबकि हम नॉर्मल एक्सेलेरेशन कर चुके होंगे तब, यानी कि एट द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सेलेरेशन हमारे लंग्स में जो वॉल्यूम ऑफ एयर है उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है बेटा? ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। ध्यान देना, अगर मैं इससे नीचे आऊंगा तो क्या होगा? लंग्स में एयर का वॉल्यूम कम होगा, और इससे ऊपर जा रहा हूं मतलब कि लंग्स में एयर का वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसकी कंपैरिजन में जब मैं पहुंचा यहां पर तो क्या हुआ? लंग्स के अंदर एयर का वॉल्यूम बढ़ा। बताओ ये लाइन किसे रिप्रेजेंट करनी चाहिए? नॉर्मल इनहेलेशन। यहीं पर अगर मैं फोर्सफुल एक्सेलेरेशन करूं तो ये लाइन आपकी रिप्रेजेंट किसे कर रही है बेटा? नॉर्मल इनहेलेशन को रिप्रेजेंट करेगी। यहीं पर अगर मैं फोर्सफुल एक्सेलेरेशन करूं
तो जो लाइन है वो नॉर्मल एक्सेलेरेशन से ऊपर आई कि नीचे? ध्यान रखना, मैंने क्या कहा, अगर मैं फोर्सफुल एक्सेलेरेशन करूं तो लाइन कहां आएगी? नीचे। तो यहां पर हमने कहा कि अगली ये लाइन आ गई, और ये वाली लाइन है जो कि आपकी रिप्रेजेंट कर रही है कि आप कर रहे हैं यहां पर फोर्सफुल एक्सेलेरेशन। क्या फोर्सफुल एक्सेलेरेशन करके आप अपने लंग्स के अंदर एयर के वॉल्यूम को जीरो कर देते हैं? नहीं, आपने अपने लंग्स में एयर का वॉल्यूम जीरो नहीं कर पाया, यानी कि अभी भी आपके लंग्स में कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर मौजूद है। अब अगर एनी हाउ हम लंग्स को निकाल करके पूरी तरह स्क्वीज करके वॉल्यूम अगर जीरो कर दें, तो मैंने फिर यहां पर एक लाइन खींची, और ये जो लाइन है ये आपके रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके लंग्स के अंदर वॉल्यूम कितना हो गया? जीरो, यानी कि लंग्स पूरी तरह खाली है। अब यही नॉर्मल इनहेलेशन के बाद फिर अगर हम चाहें तो हम फोर्सफुल इनहेलेशन और कर सकते हैं, और जो लाइन आएगी वो नॉर्मल इनहेलेशन से कहां आएगी? ऊपर। तो ये जो लाइन आई ये हो गया बेटा यहां पर फोर्सफुल इनहेलेशन। तो हमने कहा सबसे पहली बात कि आपको इस ग्राफ को याद रखने के लिए 5 लाइनें याद रखनी है। पहली लाइन किसकी होगी? नॉर्मल एक्सेलेरेशन या नॉर्मल इनहेलेशन ले लो। नॉर्मल इनहेलेशन से ऊपर फोर्सफुल इनहेलेशन, नॉर्मल इनहेलेशन के नीचे नॉर्मल एक्सेलेरेशन, फिर लाइन आएगी फोर्सफुल एक्सेलेरेशन की, और फाइनली लाइन किसकी आ जाती है? वॉल्यूम जीरो। 5 लाइन आपने खींची है, तो इनके बीच में वॉल्यूम आपको कितने मिलेंगे? 4। देखिए 1, 2, 3 और 4 वॉल्यूम आपको मिलते हैं। ये जो 4 वॉल्यूम आपको मिल रहे हैं, इनमें से सबसे पहले ये जो वॉल्यूम है इसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। इसे क्या कहा जाता है बेटा? टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपका टाइडल वॉल्यूम, और मैंने इसे क्या कह दिया? टीवी। वैल्यू होती है 500 ml। कितनी वैल्यू? 500 ml इसकी वैल्यू होती है। अब ये टाइडल वॉल्यूम है क्या? तो देखो, अगर मैं इस ग्राफ से डिफाइन करूं तो मैं कह सकता हूं कि नॉर्मल इनहेलेशन के बाद नॉर्मल एक्सेलेरेशन में जितना वॉल्यूम ऑफ एयर लंग से बाहर गया, क्लियर? या मैंने कहा नॉर्मल एक्सेलेरेशन के बाद नॉर्मल इनहेलेशन में जितना वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स के अंदर गया उसको हमने क्या कहा? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वर्ड जो वर्ड है वो लिया गया है सी वाली टाइड से, ठीक? टाइड का मतलब क्या हुआ? 2 तरीके का होता है, लो टाइड और हाई टाइड। इसी तरीके से जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आपके लंग्स में एयर का क्या आया? हाई टाइड आ गया। एक्सहेल किया तो लंग्स के अंदर एयर का लो टाइड आ गया। तो इसको आपने नाम क्या दिया? टाइडल वॉल्यूम कहा। तो पहला जो वॉल्यूम आया इसका नाम क्या है बेटा? टाइडल वॉल्यूम। तो देखिए टाइडल वॉल्यूम को मैंने डिफाइन कैसे किया? मैंने कहा कि ये वॉल्यूम ऑफ एयर है इनहेल्ड बाय नॉर्मल इनहेलेशन आफ्टर, किसके बाद? बताओ जरा। नॉर्मल एक्सेलेरेशन। इसको मैं अपोजिट करके भी लिख सकता हूं कि मैं कह सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सील्ड बाय नॉर्मल एक्सेलेरेशन आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन। ये जो टाइडल वॉल्यूम है इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 500 ml। आपके अंदर ब्रीदिंग रेट होती है बेटा 12 से 16। ब्रीदिंग रेट कितना है हमारे अंदर? 12 से 16, यानी कि 12 to 16 पर मिनट। मतलब हम 1 मिनट में कितनी बार ब्रीदिंग करते हैं? 12 to 16 टाइम। इसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं मिनट वॉल्यूम। क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा? मिनट वॉल्यूम। तो मिनट वॉल्यूम होता है ब्रीदिंग रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइडल वॉल्यूम। समझ में आया? एक बार में कितना वॉल्यूम इनहेल किया? टाइडल वॉल्यूम। 1 मिनट में कितनी बार किया? 12 से 16 बार। तो मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा? मिनट वॉल्यूम। कितना आ जाएगा? 6000 से
8000 ml पर मिनट आ जाएगा। यहीं पर हम बात करेंगे एक टर्म के बारे में, एनाटॉमिकल डेड स्पेस। यहीं पर बात कर लेते हैं अबाउट एनाटॉमिकल डेड स्पेस। अब ये एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या है? तो ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर है दैट रिमेन इन कंडक्शन पार्ट, जो कहां पर रह जाएगी बेटा? कंडक्शन पार्ट के अंदर। तो वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो कंडक्शन पार्ट के अंदर रहेगा उसको आपने क्या कहा? एनाटॉमिकल डेड स्पेस कहा। और ये जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस है इसकी वैल्यू होती है 150 ml। कितनी होती है? 150 ml, यानी कि 150 ml इसकी वैल्यू है एनाटॉमिकल डेड स्पेस की। अब यहां पर आप देखें तो हमारे पास अब दो टर्म आती है। एक टर्म आ गई एल्वियोलर वेंटिलेशन, एक टर्म क्या आई? एल्वियोलर वेंटिलेशन। और वहीं पर एक दूसरी टर्म आपके पास आ गई पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी मतलब क्या हुआ? लंग्स। और एल्वियोलर मतलब क्या हुआ? एल्वियोलाई। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ एयर रीचिंग लंग्स, वॉल्यूम ऑफ एयर जो कहां पर पहुंचता हो? लंग्स के पास। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स के पास पहुंच रहा है ये क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम इक्वल टू कितना होता है? 500 ml। एक बार में आपके लंग्स के पास कितना वॉल्यूम पहुंचा? 500 ml पहुंचा। वहीं पर एल्वियोलर वेंटिलेशन होता है वॉल्यूम ऑफ एयर रीचिंग कहां पर? एल्वियोलाई या एक्सचेंज पार्ट। तो हमने कहा कि वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि एल्वियोलाई या एक्सचेंज पार्ट पर पहुंचता हो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलर वेंटिलेशन कहेंगे। अब आप देखिए एल्वियोलर वेंटिलेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये होगा पल्मोनरी वेंटिलेशन माइनस डेड स्पेस वॉल्यूम या एनाटॉमिकल डेड स्पेस। तो ये कितना हुआ? 500 माइनस 150 कितना हुआ? 350 ml। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि हम जितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल करते हैं ऑल दैट वॉल्यूम ऑफ एयर इट इज यूटिलाइज्ड फॉर गैसियस एक्सचेंज, तो स्टेटमेंट सही के गलत? गलत ना। अगला, अगर मैं कहता हूं कि पल्मोनरी वेंटिलेशन और एल्वियोलर वेंटिलेशन सेम होते हैं तो एल्वियोलर वेंटिलेशन इज ऑलवेज लेस देन पल्मोनरी वेंटिलेशन। रीजन बिहाइंड पल्मोनरी वेंटिलेशन में से एनाटॉमिकल डेड स्पेस निकल जाएगा बाहर। अब यहां पर हमने कहा कि अभी तक हमने समझा टाइडल वॉल्यूम जो कितना होता है? 500 ml। तो बेटा क्या तुम एक बार मुझे टाइडल वॉल्यूम समझा दो कि क्या होता है? समझाओ जरा। हाँ, यहां देख के समझाओ क्या होता है टाइडल वॉल्यूम। कौन बताएगा? बाकी सब बोल। बताओ। नॉर्मली हम जितना मतलब एयर इनहेल करते हैं और छोड़ते हैं वही टाइडल वॉल्यूम। याद देखना डेफिनेशन से अपन ने क्या लिखा? नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद नॉर्मल इनहेलेशन में जितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल किया उसको क्या कहेंगे? टाइडल वॉल्यूम कहेंगे। कहेंगे ना। अब ऐसे ही अगला देखें। आगे यहां पर ये जो आता है इसको अपन नाम देते हैं बेटा IRV, यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या कहा जाता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है। तो ये हो गया आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखिए ये जो IRV है इसकी वैल्यू होती है 2.5 से लेकर के 3 लीटर के बीच। वैल्यू कितनी है? 2.5 से 3 लीटर के बीच। अब देखो डिफाइन कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। नॉर्मल इनहेलेशन के बाद फोर्सफुल इनहेलेशन में लिया गया वॉल्यूम ऑफ एयर उसको हमने क्या कहा? IRV कहा। अब तो बताओ क्या होता है IRV? नॉर्मल इनहेलेशन के बाद फोर्सफुल वॉल्यूम में
एडिशनली दिया गया वॉल्यूम ऑफ एयर क्या कहा जाता है? आईआरवी कहा जाता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? आईआरवी। अब देखिए, फिर हम बात करें यहां से यहां तक, तो इसको कहा जाता है बेटा ईआरवी। क्या बोलते हैं? ईआरवी, यानी कि इसे बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है। तो इसका नाम क्या हुआ? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हुआ। तो ये जो आपका ईआरवी है, इसकी वैल्यू होती है 1 से 1.1 लीटर। वैल्यू कितनी? 1 से 1.1 लीटर। अब ईआरवी को कैसे डिफाइन करेंगे बताओ जरा। क्या कहा ईआरवी के बारे में हमने? नॉर्मल एक्सेलेरेशन के बाद फोर्सफुल एक्सेलेरेशन में निकाला गया वॉल्यूम ऑफ एयर क्या कहा जाता है? ईआरवी। नॉर्मल एक्सेलेरेशन के बाद फोर्सफुल एक्सेलेरेशन में जो वॉल्यूम ऑफ एयर एडिशनली हमने निकाला उसको क्या कहा? ईआरवी कहा। अब ईआरवी के बाद फिर आप देखिए लास्ट जो आपका आता है, इसको कहा जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम। इसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? रेजिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है। सो दिस वन इज कॉल्ड एज रेजिडुअल वॉल्यूम। ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम है या जिसको कहा जाता है आरवी, ये होता है 1.1 से 1.2 लीटर। कितना होता है? 1.1 से 1.2 लीटर। ध्यान देना, इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सेलेरेशन कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में रह जाता है। जो वॉल्यूम रह जाएगा उसे क्या कहेंगे? रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या कहा? इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सेलेरेशन कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स के अंदर रह जाता है। जो वॉल्यूम रहा उसे क्या कहा? आरवी, यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या आरवी लंग्स से बाहर जाएगा? नहीं, आरवी कभी लंग्स से बाहर नहीं जाता। ध्यान रखेंगे, जो आरवी है इट इज एट एल्वियोलाई। आरवी कहां होता है? एल्वियोलाई पर होता है। ठीक, ध्यान देना। एनाटॉमिकल डेड स्पेस और आरवी में अंतर होता है। एनाटॉमिकल डेड स्पेस वो वॉल्यूम है जो कि आपके लंग्स के एक्सचेंज पार्ट तक पहुंचा ही नहीं, यानी कि इट वाज नॉट यूज्ड इन गैसियस एक्सचेंज। रेजिडुअल वॉल्यूम वाज यूज्ड इन गैसियस एक्सचेंज, इज प्रेजेंट एट एल्वियोलाई, और ये हमारे लंग्स से कभी बाहर नहीं जाएगा। एनाटॉमिकल डेड स्पेस हर बार लंग्स में जाता है, फिर बाहर आता है, फिर जाएगा, फिर बाहर आएगा, जबकि रेजिडुअल वॉल्यूम कभी बाहर नहीं आता है। तो हमारे पास वॉल्यूम कितने हो गए? 4। अब यहां ध्यान देंगे, हमने कहा कि ये जो 4 वैल्यूज हैं, आपको यहां पे इनकी वैल्यूज याद करनी है। अब इसमें क्या होता है, याद करने में अपने को वैल्यूज में सबसे ज्यादा दुख देता है ईआरवी और आरवी, क्योंकि ईआरवी है 1 to 1.1 और आरवी कितना है 1.1 से 1.2, तो ये अपने को थोड़ा सा दुख ही करता है। दोनों में से देखो वैल्यू किसकी ज्यादा? आरवी की ना। अब देखो इन चारों को याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूं। आरवी यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम, आपके लंग्स में वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जिसको बाहर नहीं निकाला जा सकता। जैसे कि आपके जीवन में आपके माता पिता की जगह है ना, वो क्या है? रेजिडुअल वॉल्यूम। जब तक हम जीवित हैं, क्या हमारे माता पिता को हमारे शरीर से या हमारे मन से बाहर निकाला जा सकता है? तो या जितना भी जीनों में सब माता पिता का ही है। तो वो कौन हुए? रेजिडुअल वॉल्यूम। वो कौन है? रेजिडुअल वॉल्यूम। यानी कि आप अपने पापा से कह सकते हैं कि यू आर माई रेजिडुअल वॉल्यूम। जब तक मैं जिंदा हूं ना रेजिडुअल वॉल्यूम मेरे लंग से बाहर जाएगा और ना आप मेरे दिमाग से बाहर जाएंगे। ठीक, तो अपन ने इसको क्या कहा? रेजिडुअल वॉल्यूम हो गया। क्या माँ बाप से बड़ा दुनिया में कोई हो सकता है? क्या आरवी से बड़ा ईआरवी हो जाएगा? तो बड़ा कौन? वैल्यू किसकी ज्यादा? आरवी की। अब ईआरवी तुम्हारा वो दोस्त है या तुम्हारे वो दोस्त हैं जो कक्षा 1 से तुम्हारे साथ पढ़ रहे थे या कक्षा 6 से तुम्हारे साथ पढ़ रहे हैं, उनके साथ तुम्हारी जो बॉन्डिंग है उन लंगोटिया यारों के साथ ज्यादा अच्छी है ना, ज्यादा अच्छी बनती है। वो कौन है? ईआरवी।
जिसको हम नॉर्मली बाहर नहीं निकालते, पर अगर अति बचा दे तो निकालना पड़ेगा ना। यानी कि ये क्या हुआ, ईआरबी हुआ। इसको क्या कहते हैं, ईआरबी। पर ईआरबी आपके माता पिता जितनी अहमियत नहीं रखता है, क्योंकि आपको पॉकेट मनी नहीं दे सकता, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, आरबी। अब ईआरबी के बाद कौन आया, टीबी। हर क्लास में आपको कई सारे नए दोस्त मिलते हैं, क्लास बदलते हैं, फिर आप उनको भूल जाते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं, फिर क्लास बदलती है, फिर तुम भूल जाते हो। होता है कि नहीं? ये कौन है, टाइडल वॉल्यूम है। यानी कि हर साल नए दोस्त आए, फिर अगले साल चले गए, फिर अगले साल आए, फिर उससे अगले साल चले गए। तो दोस्तों को अपन क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। टाइडल वॉल्यूम कौन हुआ, जो बढ़ता रहा और घटता रहा, ये तुम्हारा टाइडल वॉल्यूम है। तो कुल मिला के तुम में से ज्यादातर एक दूसरे के टाइडल वॉल्यूम ही, ठीक। तो आपने इसे क्या कहा, टाइडल वॉल्यूम। अब यहीं पे फिर लास्ट में कौन आया, आईआरबी, ठीक। तुम अभी जो है क्लास के ब्रेक में जाकर के बाहर अगर डिक्लेयर कर दो कि आज मेरा बर्थडे है और मैं आज जो समोसे बंटवाने वाला हूं, तो बाकी के फेस के और भी बच्चे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, खाने आएंगे ना। यानी कि जब भी अगर तुम भंडारे का आयोजन करोगे तो कई सारे फालतू के दोस्त भी आ जाएंगे। वो कौन हुआ, आईआरबी। वो कौन हो गया, आईआरबी। यानी कि अब जो फालतू दोस्त आए वो कौन हुए, आईआरबी। तुम्हारे दोस्त कौन हुए, टीबी, जो हर साल बदल जाते हैं। जो बचपन से दोस्त है वो कौन हुआ, और माँ बाप कौन हुए। क्या रेजिडुअल वॉल्यूम से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई होगा, तो रेजिडुअल वॉल्यूम ईआरबी से होगा ज्यादा। तो अपने मम्मी पापा को क्या बोलेंगे कि यू आर माई रेजिडुअल वॉल्यूम। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम है, इन वॉल्यूम से हम निकालते हैं कैपेसिटी। जब दो या उससे ज्यादा वॉल्यूम्स को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलती है, कैपेसिटी मिलती है। अब जो ये कैपेसिटीज मिलती है, इनके बारे में आप देखें। क्या हुआ कि आप गए स्पाइरोमेट्री कराने, आपको अलग अलग इंस्ट्रक्शंस मिले, उनके हिसाब से आपने काम किया। ध्यान देंगे क्या क्या इंस्ट्रक्शन मिले। तो मैं बोला नॉर्मल इनहेलेशन करो, फिर बोला नॉर्मल एक्सेलेशन, फिर बोला नॉर्मल इनहेलेशन, और फिर बोला नॉर्मल एक्सेलेशन। देखो यहां तक की बात समझ में आई। कहां चल रहा है ग्राफ, इनहेलेशन और एक्सेलेशन के बीच। अब तुमको बोला फोर्सफुल इनहेलेशन करो, तो ग्राफ पहुंच गया यहां। बोला नॉर्मल एक्सेलेशन करो, फिर बोला नॉर्मल इनहेलेशन, ग्राफ यहां पहुंचा। अब तुमको बोला कि फोर्सफुल एक्सेलेशन करो, ग्राफ यहां आया। फिर बोला नॉर्मल इनहेलेशन, फिर बोला नॉर्मल एक्सेलेशन, फिर बोला फोर्सफुल इनहेलेशन करो, और फिर बोला फोर्सफुल एक्सेलेशन करो, फिर बोला नॉर्मल इनहेलेशन एंड देन नॉर्मल एक्सेलेशन। तो यहां पर अपन ने देखा कि ये हमको ग्राफ मिलता है। अब ये ग्राफ के बाद अब हमें समझना है कि कैपेसिटीज होती कौन कौन सी है। तो इन कैपेसिटीज को देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए, यहां आपको एक दिखाई देता है, ये जो कैपेसिटी है इसे कहा जाता है बेटा आईसी। क्या बोलते हैं, आईसी। पूरा नाम है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। देखो कैसे डिफाइन करोगे, बताओ जरा। पहले इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो आपने कहा नॉर्मल एक्सेलेरेशन के बाद फोर्सफुल इनहेलेशन में इनहेल की हुई वॉल्यूम ऑफ एयर को क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। नॉर्मल एक्सेलेरेशन के बाद फोर्सफुल इनहेलेशन में इनहेल किया हुआ वॉल्यूम ऑफ एयर क्या कहा जाता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। आई से इक्वल टू क्या हुआ, तो आपने कहा कि आई से इक्वल टू हो जाता है आईआरबी प्लस टीबी। हुआ ना? बोलो कितने लोगों को समझ नहीं आया, आ गया? अब देखिए आगे। फिर आपने ऐसे ही यहां पे निकाला, इसको हम बोलते हैं ईसी। क्या बोलते हैं, ईसी। यानी कि ये क्या हुआ, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो अब आपने कहा अगला आता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी।
और ये जो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है, इसको जब हम डिफाइन करेंगे तो हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के बारे में कहेंगे कि नॉर्मल इनहेलेशन के बाद फोर्सफुल एक्सेलेरेशन में जितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल हुआ कि एक्सेल हुआ, उसे क्या कहा जाएगा? इसी। तो अब ये जो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है, फॉर्मूला क्या हुआ? टीबी प्लस ईआरबी हुआ ना? क्या हमें इसकी वैल्यू याद करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, इतना तो जोड़ ही सकते हैं। अब इसके बाद अगला देखिए, लिविंग कंडीशन में आप मैक्सिमम जो वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल या एक्सेल कर सकते हैं, वो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ये है ना। लिविंग कंडीशन में हम मैक्सिमम इतना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल या एक्सेल कर सकते हैं। इस वॉल्यूम ऑफ एयर को कहा जाता है वाइटल कैपेसिटी। क्या बोलते हैं इसको? वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। तो वाइटल मतलब हुआ क्या? जीवन। तो फिर इसके बाद क्या आ गया? कैपेसिटी। तो लाइफ से रिलेटेड कैपेसिटी का नाम वाइटल कैपेसिटी। आपने कहा कि वाइटल कैपेसिटी क्या है? तो देखिए, आपने कहा फोर्सफुल एक्सेलेरेशन के बाद फोर्सफुल इनहेलेशन में इनहेल्ड वॉल्यूम ऑफ एयर, या फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद फोर्सफुल एक्सेलेरेशन में एक्सहेल्ड वॉल्यूम ऑफ एयर को आप क्या कहते हैं? वाइटल कैपेसिटी कहेंगे। VC इक्वल टू क्या हो जाएगा? IRB प्लस टीवी प्लस ERB। हो गया कि नहीं? अगला देखिए, जब आप नॉर्मली एक्सेल करते हैं तो नॉर्मल एक्सेलेरेशन के बाद आपके लंग्स में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर बचता है? ये नॉर्मली एक्सेलेरेशन करने के बाद आपके लंग्स के अंदर इतना वॉल्यूम ऑफ एयर बचा, इसे कहा जाता है FRC। क्या बोलते हैं? FRC पूरा नाम होता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्या कहा इसे? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहा गया। तो ये आया फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और ये जो FRC या फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो हमने कहा वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सेलेरेशन। ध्यान रखना, अगर कहा जाएगा आफ्टर फोर्सफुल एक्सेलेरेशन तो ये RB होगा। कहा आफ्टर नॉर्मल एक्सेलेरेशन तो क्या हो जाएगा? FRC। FRC इक्वल टू ERB प्लस RB होगा ना। अब ऐसे ही देखें, अगर आप इतना पूरा जोड़ दें तो ये मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर है दैट कैन बी accommodated in our lungs। हमारे लंग्स में मैक्सिमम जो वॉल्यूम ऑफ एयर है जिसको एकोमोडेट किया जा सकता है, वो कहा जाता है TLC। क्या कहा जाता है इसे? TLC कहा जाता है। पूरा नाम क्या है? टोटल लंग कैपेसिटी। तो आपने कैसे डिफाइन किया टोटल लंग कैपेसिटी को? तो आपने कहा कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in lungs after forceful inhalation is called as total lung capacity। वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारे लंग्स में मौजूद हो, किसके बाद? फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद। तो उसे क्या कहेंगे? TLC कहेंगे। TLC इक्वल टू क्या हुआ? IRB प्लस TB प्लस ERB प्लस RB। चारों वॉल्यूम को जोड़ दो, क्या बना आपका? TLC बना। अब देखो, इसे याद करना इसलिए बेकार काम है कि एक तो सबकी डेफिनेशन याद करो, खूब सारी वैल्यूज याद करो, खूब सारे फॉर्मूले याद करो। लाइक मान लो आपका अगर वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला दिया है, यहीं पर अगर मैं क्वेश्चन देता हूं उसमें बाकी जो ऑप्शन बनाता हूं, उसके अंदर अगर मैं कहता हूं कि वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू IC प्लस ERB होता है, तो क्या ये गलत है? देखो जरा, IC प्लस ERB है ना। अगर मैं कहता हूं कि ये IRB प्लस जो है, अगर ये आपका IRB प्लस EC है तो ये भी है। अगर मैं कहता हूं कि ये आपका TLC माइनस FRC है,
अगर ये टीएलसी माइनस कैसे आरबी, क्या होना चाहिए? टीएलसी माइनस आरबी। मैंने कहा कि अगर ये टीएलसी माइनस आरबी है तब भी तो ये सही है। तो अब क्या जरूरत है एक चीज के चार चार फॉर्मूले याद करने की? और ऐसे हम चाहे तो अभी तो और भी बना सकते हैं। तो ज्यादा बेहतर है आप जो करेंगे, आप इस ग्राफ को एक बार खूब अच्छे से देखेंगे, ठीक? एनसीईआरटी साथ में रखेंगे, एनसीईआरटी की एक एक डेफिनेशन तो पढ़ोगे और उस डेफिनेशन को इस ग्राफ से समझने की कोशिश करोगे एनसीईआरटी ने कहा क्या। जब समझ में आ जाएगा तो आप इस ग्राफ को एक अलग खाली पेज पे बनाएंगे खुद, बस उधर की 4 वैल्यूज आप लिख लेंगे। एक बार आप ग्राफ बनाएंगे, दूसरी बार फिर आप बनाएंगे, पर इस बार ना कोई वैल्यू लिखोगे ना ग्राफ बनाओगे, कुछ नहीं, सारा कुछ बिना देखे बनाना है। और फिर देखना है इसमें से कितने भूले, और अपने हिसाब से सारी चीजों को डिफाइन करने की कोशिश करो। अगर ये याद हो गया तो आप मान लो एनसीईआरटी का लगभग एक पेज तो आपके रटने को बची गया, जिसमें से आपको याद कुछ भी नहीं करना है, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ध्यान देंगे, क्या ये ग्राफ आपका आरबी वाले जोन में आया था? आया कि नहीं? मतलब आरबी को मेजर कर सकते हैं कि नहीं? नहीं। आरबी और वो सारी कैपेसिटीज जिसके अंदर आरबी यूज होता है उनको हम स्पाइरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। मतलब आरबी के अलावा एफआरसी है और टीएलसी है। तो मैंने यहां पर कहा कि आरबी, एफआरसी और टीएलसी कैन नॉट बी मेजर्ड बाई स्पाइरोमीटर। तो इनका जो मेजरमेंट है या आप स्पाइरोमीटर से नहीं कर सकते। बात आती है स्पाइरोमीटर से नहीं करेंगे तो कैसे ही तो नापेंगे। तो इसके लिए टेक्निक होती है हीलियम डाइल्यूशन टेस्ट। क्या करते हैं इसके लिए? हीलियम डाइल्यूशन टेस्ट किया जाता है, पर वो अपने सिलेबस से बाहर है। बस अब एक बार नाम सुन लिया हमने, इतना हमारे लिए काफी है। हम इस स्पाइरोमीट्री को खूब अच्छे से समझेंगे, और फिर आपको अगर कहीं दिक्कत आती है तो फिर आप मुझे कल यानी कि अगली क्लास में आप बताएंगे। अदरवाइज फिर अपन स्टार्ट करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। डन? आज जितना पढ़ा उतना समझ में आया कि नहीं? पक्का? चलो अब बात करते हैं कल। नहीं, डेथ हो गई उसकी, फिर भी आरबी मौजूद होगा क्योंकि डायफ्राम रिलैक्स कर जाएगा, पर डायफ्राम तो अपनी जगह पे है ना। जो थोरेसिक कैविटी है वो तो एयर टाइट चैम्बर है, तो जब तक वो जल जला के फूंक के खत्म नहीं हो जाता तब तक उसके अंदर आरबी रहेगा। ये भी इतना ही रहेगा ना, सेम रहेगा।